हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं PYQs, सो कंसिडर दिस एज अ रिविजन। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड ऐड टू योर नॉलेज। वंस यू आर डन विद दिस, प्लीज़ आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। उससे जब आप इस प्रीमिक्स को रीविजिट करेंगे फॉर रिविजन पर्पसेस, इट विल हेल्प यू टू नो वेदर यू हैव इम्प्रूव्ड और नॉट। एंड ऑब्वियसली हमें भी काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंटिंग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन। अब रूरल रोड एक फर्स्ट एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि आपको वो ऑप्शंस चूज़ करनी है फॉर रूरल रोड कंस्ट्रक्शन जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली या सस्टेनेबल हो और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में हेल्प करे। कार्बन फुटप्रिंट कम करने का मतलब है कि जो मिनिमम कार्बन एमिशंस करे या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करे। तो हमारे पास 5 ऑप्शंस दी गई हैं। कॉपर स्लैग। कॉपर स्लैग क्या होता है? स्लैग इज द वेस्ट मटेरियल। देखो, जब कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स ओर, तो जो वेस्ट बच जाता है पीछे उसको कहा जाता है कॉपर स्लैग। ठीक है, उसको यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में और कंक्रीट में। लेकिन क्या ये रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में हो सकता है? मतलब इट हैज टू बी इकोनॉमिकल एंड इट हैज टू बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। क्या ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, वो हम देखेंगे आगे। कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। देखो, एस्फाल्ट आपको पता है कि रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। सो वी हैव कोल्ड मिक्स एंड वी हैव हॉट मिक्स। देन जियो टेक्सटाइल्स, अगेन अ टाइप ऑफ मटेरियल विच इज वेरी मच यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन एज वेल एज पोर्टलैंड सीमेंट। अब अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। देखिए, जो कॉपर स्लैग है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीमेंट में, कॉन्क्रीट में और बाकी कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स में भी। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल है, ये वेस्ट मटेरियल है तो आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि एज सच ये जो वेस्ट है इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं इन्वायरमेंट में। तो जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है जो ये स्लैग कॉज करता, अगर हम इसे डिस्पोज ऑफ कर देते उसको कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स है वो भी हमें नज़र में आते हैं। तो इकोनॉमिकल भी है और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। देन कोल्ड असफाल्ट मिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, असफाल्ट रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। वी हैव कोल्ड एंड वी हैव हॉट। अब कोल्ड में क्या है? कोल्ड में ना बेसिकली अनहीटेड मिनरल एग्रीगेट यूज होता है, उसको हीट नहीं किया जाता। हॉट मिक्स में उसको हीट किया जाता है। एक तो ये दोनों में डिफरेंस है। एंड इट इज मिक्स्ड विद बिटुमिन और फोम्ड बिटुमिन। ठीक है, अब जो हॉट मिक्स एस्फाल्ट है दैट रिक्वायर्स हीटिंग ऑफ द एग्रीगेट मिनरल। ठीक है, जिसकी वजह से जो हॉट मिक्स है वो पोल्यूशन कॉज करता है और थोड़ा महंगा भी है क्योंकि उसमें एक एडिशनल स्टेप ऐड हो गया। तो वो अनइकोनॉमिकल भी है और वो पोल्यूटिंग भी है, अनलाइक कोल्ड एस्फाल्ट मिक्स विच इज इकोनॉमिकल एज वेल एज पोल्यूशन फ्री। ठीक है, कोई भी फ्यूम्स या ओडर्स ये रिलीज नहीं करता। तो हॉट मिक्स एस्फाल्ट हमारा रूल आउट हो जाता है, राइट। और जो कोल्ड एस्फाल्ट मिक्स है, ये जो है ये आपको रिमोट एरियाज में यूज़ हो जाता है बिकॉज इसमें कोई भी इक्विपमेंट में हाई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो ये रिमोट एरियाज में यूज़ हो सकता है क्योंकि ये फिर इसका मतलब है कि ये इकोनॉमिकल है, वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़, इसका एक और फ़ायदा है कि आप इसको नई कंस्ट्रक्शन में या रीकार्पेटिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो नई कंस्ट्रक्शन को 100% वर्जिन मिक्स करेंगे, मतलब इसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, और रीकार्पेटिंग में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जो हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी है ना, इट इज अ मेजर कार्बन डाइऑक्साइड इमिटर, इट इज मेजर पोल्यूटर, then it is not that economical also, so it is not used in rural road constructions. Then जो जियो टेक्सटाइल्स है वो भी हमें पता है कि वो भी रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। मोस्टली गैप्स को फिल करने के लिए ना हम जियो टेक्सटाइल्स को यूज करते हैं। इनफैक्ट दे ऑल्सो मेक पुअर सॉइल मोर बेनिफिशियल। तो अगर हम सॉइल में भी इसको ऐड कर दें तो सॉइल की भी प्रॉपर्टीज इन्हांस हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सॉइल की इरेजन को प्रिवेंट करते हैं एंड दे ऑल्सो अलाउ द वाटर टू ड्रेन ऑफ। सो अगेन एनवायरमेंटल बेनिफिट्स आर देयर। देन कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट एक एनर्जी इंटेंसिव एक टेक्नोलॉजी है। मतलब जब हम पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा इमिट करता है अलॉन्ग विद पोल्यूटेंट्स, मेकिंग इट
environmentally unfriendly and uneconomical because it is energy intensive. तो अगर हम देखें हमारी ऑप्शंस में से पहली तीन, कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट एंड जियो टेक्सटाइल्स कैन बी यूज्ड इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन बिकॉज दे आर इकोनॉमिकल एंड दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. बाकी के जो लास्ट के दो है उनको हम यूज नहीं कर सकते. अब यूपीएससी हैज दिस स्नैक ऑफ रिपीटिंग क्वेश्चंस, तो इसीलिए ना इसके बीच में जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से समझ लेने में ही हमारी भलाई है. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कोल ऐश. इसके ऊपर क्वेश्चन हमने प्रीवियस प्रीमिक्स में भी किया था. अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पे कोल ऐश को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था. प्लीज डू वॉच दैट. एनीवेज, कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी. Coal fired power plants release sulfur dioxide and nitrogen oxides into the environment. High ash content is observed in Indian coal. तो अगर हम देखें ये तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं. एंड लाइक आई सेड, अगर आपने प्रीवियस प्रीमिक्स देखा है, कुछ ज़्यादा पीछे नहीं जाने को बोल रही हूँ, प्रीवियस प्रीमिक्स देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा और ये PYQ है. राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन था और इट वाज लाइक सिमिलर ओनली. तो अगर हम ना इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, जैसे कोल ऐश से रिलेटेड क्वेश्चन मोर और लेस यही रहेगा कि इंडिया के उसमें भी हमने देखा था कि उसमें हमने वैसे बहुत डिटेल में ये कवर किया था कि हाई ऐश कंटेंट इंडियन कोल में इसलिए ऑब्जर्व होता है क्योंकि जो इस यहाँ पे जो ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन मानी जाती है, इनसाइड थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए ऐश कंटेंट ज़्यादा है और जितना ज़्यादा ऐश कंटेंट होगा उतनी कम कैलोरिफिक वैल्यू होगी. तो इसलिए वी कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ कोल वॉशिंग और कोल बेनिफिशिएशन. ठीक है. और अगर हम बात करें कोल की, तो ऑलरेडी जो कम ऐश वाला कोल था वो हमने यूज़ कर लिया है. सो इसलिए हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है फॉर गुड क्वालिटी कोल. देन कोल जब बर्न होता है, वी ऑल नो इट कॉजेज सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस मेजरली एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑल्सो. एंड देन इट कंटेन्स हैवी मेटल्स, रिलीज करता है कोल ऐश आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी को. ठीक है. सो वही हमने यहाँ पे बताया है. देन थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बायोचार. अब देखो बायोचार क्या है. बायोचार जब हम बायोमास को हीट करते हैं इन एन ऑक्सीजन स्टार्व्ड इन्वायरमेंट तो हमारे पास बनता है बायोचार. अब बायोचार को ना फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है. अब इट इज यूज्ड इन वर्टिकल फार्मिंग एज अ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग. Then when it is a part of growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms. This is also correct. Then it also helps to retain water for a longer time because it is porous. तो तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं. तो लाइक आई सेड, बायोचार क्या है? चारकोल. ठीक है. बायोचार ही नाम है, बायोमास डिराइव्ड चारकोल. So it is a charcoal-like material which is produced by heating biomass in an oxygen-starved or an oxygen-deprived environment. ठीक है. अब ये जो एक तरह से ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऐसा माना जाता है बायोचार का कि बायोचार अगर हम बायोमास को बर्न कर देंगे, ठीक है, तो उसकी कंबशन कर देंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी. लेकिन अगर हम बायोमास को बायोचार में कन्वर्ट कर देंगे और उसको फार्मिंग में यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकती थी वो अब सॉइल में ही स्टोर हो जाएगी. जैसे हम कोल का भी एग्जाम्पल देते हैं कि कोल को अगर हम बर्न नहीं करें तो इट इज़ नॉट अ हैजर्ड, लेकिन जैसे ही हम कोल को बर्न करते हैं वो पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करता है विच लीड्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो बायोचार का भी सबसे बड़ा फायदा वही है कि वो कार्बन कंटेंट बढ़ाता है सॉइल का. ठीक है. उस कार्बन कंटेंट को सॉइल में फिक्स कर देता है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नहीं तो वो जो कार्बन कंटेंट था वो एटमॉस्फेयर में चला जाता अगर हम बायोमास को बायोचार में कन्वर्ट नहीं करते और उसको सिंपली बर्न कर देते. देन ये वर्टिकल फार्मिंग में यूज़ हो सकता है. ठीक है. और उसके बाद ना इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ माइकोराइजा. ठीक है. माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई. तो उसमें जो फंजाई है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है. न्यूट्रिएंट अपटेक, जितना ज़्यादा फंजाई बड़ा होगा, अच्छा होगा, उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक इंक्रीज होगा प्लांट से, है ना.
प्लांट्स उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे। देन इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिक्रीज सॉइल N2O एमिशन, ठीक है। ये बेसिकली ना N2O एमिशन कैसे डिक्रीज करता है, ये प्लांट्स की जो नाइट्रोजन अपटेक की कैपेसिटी है ना उसको बढ़ा देता है कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन जो नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं जाता विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। सेकेंडली क्या होता है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी क्या होती है कि आपने कितना नाइट्रोजन दिया सॉइल में इन दी फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स और कितना प्लांट्स ने अब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो वो बहुत ही कम रहती है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, और प्लांट्स पे वेरी करती है, जैसे राइस में ज़्यादा होगी, वीट में ज़्यादा होगी, बाकी प्लांट्स में कम होगी, तो वेरियस प्लांट्स पे डिपेंड करती है। तो वो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है कि प्लांट जितना आप नाइट्रोजन दे रहे हो प्लांट को इन दी फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर उतना ही वो अब्जॉर्ब, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अब्जॉर्ब कर रहा है। देन ये पोरस होता है तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो भी सॉइल की ये बढ़ा देता है। तो बहुत फ़ायदे हैं बायोचार को अगर हम यूज़ करें तो। देन कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के कंसर्न्स पूछे गए हैं। इट मे रिलीज लीथल क्वालिटीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, ये गलत है। कॉपर स्लैग can cause the leaching of some heavy metals into the environment, that is correct, right? This may release sulfur dioxide as a pollutant. अब देखो बाकी दोनों स्टेटमेंट्स सही है। कॉपर स्मेल्टिंग क्या होती है कि जब हम स्मेल्टिंग होता है हीटिंग एन ओर ताकि हम उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए, इस केस में हम कॉपर स्मेल्टिंग कर रहे हैं तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कॉपर स्मेल्टिंग के बाद हमारे पास कॉपर आ जाता है तो पीछे रह जाता है, उसको हम कॉपर स्लैग कहते हैं। अब कॉपर स्लैग हमने पहले भी देखा कि अगर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया तो वो पोल्यूशन कॉज करेगा क्योंकि उसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं। अगर हमने उसको एज अ कॉन्क्रीट मिक्सचर या सीमेंट मिक्सचर यूज़ कर लिया, जैसे रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लिया, तो वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो जाता है क्योंकि हम उसे सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बना रहे हैं। हम उसे रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट एक तरह से हम उसको ऐसे देख सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारी सही हो जाती है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा। सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है एज अ पोल्यूटेंट क्योंकि इसमें ओर्स में होता है सल्फर, राइट। एंड देन इट प्रोड्यूसेस लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वो गलत है। एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स में क्या होता है, एलिमेंटल कॉपर को सेपरेट किया जाता है। देखो जो ओर होता है उसमें सल्फाइड रहता है, कॉपर सल्फाइड रहता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉपर को सेपरेट करना है और उसमें सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। जो उसके बाद रह जाएगा उसको कॉपर स्लैग कहा जाता है। एंड वी हैव कॉपर मैट विथ अ स्लैग, ठीक है। स्लैग में आयरन ऑक्साइड, सिलिका और अदर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। सो स्मेल्टिंग में हम हीट प्रोवाइड करते हैं और जो ये प्रोसेसेस होती है दे आर हाईली पोल्यूटिंग। इसमें आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, स्मोक, वेपर, गैसेस, काफ़ी कुछ निकलता है, हैवी मेटल्स भी निकलते हैं। अब देखो कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम कहते हैं, कार्बन बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन है पहले वो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स हम डालते हैं, कार्बन उसके साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है एंड इवेंचुअली इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। देन लास्ट इज फर्नेस ऑयल। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। Some industries use it to generate power. It can also cause sulfur emissions into the environment. ये बिल्कुल सही है। देखिए जो फर्नेस ऑयल है इसको फ्यूल ऑयल भी कहा जाता है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होती है पेट्रोलियम की उसमें रिलीज होता है, ठीक है। अब इट इज़ अ वेरी चीपर एनर्जी ऑल्टरनेटिव। तो काफ़ी इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ पावर, लेकिन ये पोल्यूटिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये पेट्रोलियम डिस्टिलेशन से हमें मिलता है। डीजल बेस्ड पावर प्लांट्स ना इसको यूज़ करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। बेसिकली ना जो फ्यूल बाउंड सल्फर होता है दैट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज़ very much produced in these in the processes of burning furnace oil. तो furnace oil एक बहुत ही polluting alternative है, लेकिन चीपर है, इसलिए काफ़ी इंडस्ट्रीज जो है इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ पावर भी यूज़ करती हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए। एंड लास्टली हमारी प्रीलिम्स की 2023 की टेस्ट सीरीज इज़ लाइव। इफ़ यू वांट टू इनरोल नाउ इज़ दी टाइम। 30 इसमें टेस्ट रहेंगे जिसमें से हमारे पास स्टार्टिंग विद फंडामेंटल, देन जिसमें सिर्फ स्टैटिक पोर्शन होगा, देन वी विल मूव टू एडवांस्ड जिसमें आपके पास करंट अफेयर्स ऐड हो जाएंगे, एंड देन
इवेंचुअली FLTs, फुल लेंथ टेस्ट, जो एकदम आपको एग्जाम की फील देंगे। तो आपके पास 12 फंडामेंटल टेस्ट हैं, 9 एडवांस टेस्ट और 9 फुल लेंथ टेस्ट है, और हर एक टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज एंड नाउ इज़ द टाइम टू start, right? So that was all for today. Thank you so much.